चीज़ बनती है और 2 एटीपी जो है यहाँ पे खर्च होती है। 3 NADH2 बनता है। यहाँ पे भी सिमिलरली ये NADH2 ETS में जाते हैं। एक जो ग्लाइकोलिसिस ये जो NADH2 है जो कि हम ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बना रहे थे उस समय जो बनाए थे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है इस इनर मेम्ब्रेन ETS चल रहा है उस ETS में भेजने के लिए 2 प्रोसेस चलती हैं। कौन सी हैं? पहली तो है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, ठीक, और दूसरी है मैलेट एस्पार्टेट शटल। ये NADH2 होता है, ये अपने हाइड्रोजन जो है डायरेक्ट ETS में नहीं दे सकता है, ठीक। तो सबसे पहले ये अपने हाइड्रोजन NADH2 के फॉर्म में है और अंदर जो है हाइड्रोजन FADH2 के फॉर्म में है, ठीक। बनने लास्ट लेक्चर में हमने ETS पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमने पूरा ETS पढ़ा, आप NCERT से पढ़ सकते हैं उसको। अब एरोबिक रिस्पिरेशन में 2 पॉइंट थे। पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया था, आज दूसरे पॉइंट को भी देख लीजिए। जो एरोबिक रिस्पिरेशन था उसमें NCERT में 2 पॉइंट लिखे थे। पहला, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम लीविंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। इसके आगे मैंने बताया था कि आप लिख लीजिए लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब्स साइकिल। ये तो लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल का पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड एज पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ETS का पॉइंट है, ठीक है। इसके सामने जो है ETS लिख लीजिएगा, ठीक। ये दोनों पॉइंट जो है हमने पहला तो पिछले लेक्चर में ही बता दिया था, दूसरा पॉइंट आज इस लेक्चर में कि इसके सामने जो है आप ETS लिख लीजिए। चलिए अब इसके आगे शुरू करते हैं। हमें जैसे पता है कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, उसके बाद लिंक रिएक्शन चलती है एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है, एसिटिल कोएंजाइम ए से फिर क्रेब्स साइकिल चलता है। तो हमें यहाँ पता है कि ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनता है तो यहाँ पे 2 NADPH2 बनता है, NADH2, और 4 ATP जो है ये भी बनते हैं। ये 2 चीज बनती है और 2 ATP जो है यहाँ पे खर्च होती है, 2 ATP यहाँ पे खर्च होती है। यहाँ पे फ्री जो हुए वो 2 ATP ही फ्री हुए, ठीक। फिर पायरुविक एसिड से जब एसिटिल कोएंजाइम ए होता है बनता है, लिंक रिएक्शन में जो है हमको पता है कि यहाँ पे एक NADH2 बनता है और CO2 बाहर निकलती है। ऐसे ही यहाँ पे भी इस पायरुविक एसिड में भी NADH2 और एक CO2 बाहर निकलेगी, ठीक। उसके बाद क्रेब्स साइकिल में हमको पता है कि एक क्रेब्स साइकिल में 2 CO2 निकलती है, 3 NADH2 बनता है, एक FADH2 बनता है एक क्रेब्स साइकिल में, और जो है एक जो है वो GTP या ATP बनती है जो कि SLP होती है। ये वाली जो है ये SLP है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ये SLP है। तो एक क्रेब्स साइकिल से 3 बने, दूसरे से भी सेम ही बनेंगे। यहाँ भी 2 CO2, 3 NADH2, एक FADH2 और एक जो है GTP या ATP, ये SLP वाला है, ये SLP वाला है, ठीक है। अब हमको ये पता है कि जो NADH2 है ये पायरुविक एसिड से जो एसिटिल कोएंजाइम इसमें जो NADH2 बन रहा है ये ETS में जाके ETS में एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं ETS में जाके, ठीक। सिमिलरली इधर भी 3 ATP, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलरली ये NADH2 ETS में जाते हैं, तो एक NADH2 से 3 ATP बनते हैं, तो 3 NADH2 जब ETS में जाएंगे तो बनेंगे 9 ATP, और एक FADH2 जब ETS में जाएगा तो यहाँ बनेंगे 2 ATP। सिमिलरली इधर भी ये जब क्रेब्स ETS में जाएगा तो 9 ATP यहाँ बनेंगे,
ऐसे सिमिलरली एक FeDH2 जब है ETS में जाता है तो 9 ATP इधर बनते हैं। ठीक है, ये जो काउंटिंग हमने बताई ये NCERT में एक टॉपिक है द रिस्पायरेटरी बैलेंस शीट, उसमें लिखा गया ये सब थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, मतलब लिविंग सिस्टम में काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे एग्जाम में कुछ सवाल ऐसे आते हैं जहाँ पे काउंटिंग पूछी जाती है, इसीलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। बाकी NCERT में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि पॉइंट लिखा गया है कि एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। ठीक है, अब चलिए इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेट गेन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस। नेट गेन एटीपी कितनी ग्लाइकोलिसिस में बनती है? तो बना तो 4 एटीपी, लेकिन 2 यूज हो गया, तो 2 एटीपी फ्री हो गए। ठीक है, तो यहाँ इसका जवाब होगा 2 एटीपी। ठीक, दूसरा, हाउ मेनी नेट एटीपी आर फॉर्म इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन मतलब हो गया कि वो ETS में भी इंक्लूड होना चाहिए। इसका जवाब होगा 8 एटीपी, बिकॉज ETS इंक्लूड। ओके, तीसरा देखते हैं, हाउ मेनी एटीपी फॉर्म इन क्रेब्स साइकिल ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन। देखिए एरोबिक रिस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल कितने, 9 एटीपी ये हो गए, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, 9 2 11, एक 12 एटीपी। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा 12 एटीपी। ठीक, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, हाउ मेनी एटीपी सिंथेसाइज ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पिरेशन इन 1 क्रेब साइकिल बाय ETS। तो ETS के थ्रू देखेंगे तो कितना हुआ, 9 ये हुआ, 2 ये हुआ, 11 एटीपी। ये तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से बना है, SLP है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ ETS वाले। 9 2 11, इसका जवाब हो जाएगा 11 एटीपी, 11 एटीपी। ठीक है, चलिए अब इसके आगे और सवाल देखते हैं, हाउ मेनी एटीपी फॉर्म इन क्रेब साइकिल। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा 12 एटीपी, 12 एटीपी क्रेब साइकिल में बनते हैं। विदाउट ETS कितने बनते हैं, विदाउट ETS वही एक SLP वाला जो है, इसका जवाब हो जाएगा 1 एटीपी। बाई ETS इसका जवाब हो जाएगा 11 एटीपी, क्योंकि विदाउट ETS में ये SLP वाला जो है ये काउंट नहीं करेंगे, और विद ETS में ये सिर्फ ये 9 और 2 ये वाला काउंट करेंगे। ठीक है, इसके आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, हाउ मेनी एटीपी फॉर्म फ्रॉम पायरुविक एसिड। तो पायरुविक एसिड से जब आप काउंट करेंगे तो ये 9 2 11, एक 12 और 3 ये 15 एटीपी। पायरुविक एसिड करेंगे तो 12 तो यही हो गए, 3 एटीपी ये और करेंगे तो हो गए टोटल 15 एटीपी, 15 एटीपी। अब इसमें भी पायरुविक एसिड से जो है एटीपी कितने बने विद ETS से, तो इसका जवाब हो जाएगा 14 एटीपी, क्योंकि ये जो है ये SLP वाला ही काउंट नहीं करेंगे, बाकी 9 2 11 और 3 14, ये 14 एटीपी जो है ये विद ETS बनते हैं। विदाउट ETS सिर्फ एक ही बनेगा, वही SLP वाला। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन इस बेसिस पे थे कि कितने एटीपी कहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज बच गई, ये जो NADH2 है, ये ऊपर वाला जो ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक, ये जो NADH2 है जो कि हम ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बना रहे थे उस समय जो बनाए थे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, ये ग्लाइकोलिसिस तो चलता है साइटोप्लाज्म में, और ETS जो चलता है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे चलता है। ठीक है, तो जो ये NADH2 हैं इनको माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन पे ETS चल रहा है, उस ETS में भेजने के लिए 2 प्रोसेस चलती हैं। ठीक है, वो 2 प्रोसेस कौन कौन सी हैं, पहली तो है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, ठीक, और दूसरी है मैलेट स्पार्टेट शटल। ये 2 तरीके के शटल होते हैं जिसके कारण इसको NADH2 जो साइटोप्लाज्म बना है उसको उठा के हम इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जहां ETS चल रही होती है वहां भेजते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं, अब हमको ये भी पता है कि जो NADH2 है, एक अभी हम आपको समझाएंगे कैसे जाएगा। तो NADH2 जो है इससे
ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल, ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल से जो है अगर ये चलेगा तो 4 एटीपी इधर बनेंगे, 4 एटीपी बनेंगे। और अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल चलता है तो 6 एटीपी बनता है। ठीक है, तो जिस तरीके का शटल चलेगा उसी तरीके से एटीपी बनेगा। अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल चलेगा तो 4 एटीपी बनते हैं, अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल चलेगा तो 6 एटीपी बनेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे चलता है ये। देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, और ये हो गया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही जो है ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस चलता है, इसी में चलेगा ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस चलेगा, ग्लाइकोलिसिस में ही जो है NADH2 बनेंगे। ठीक है, NADH2 बनेंगे। तो जो सेल का ये साइटोप्लाज्म है, इसमें एक कंपाउंड है, इसी में जो है एक कंपाउंड है जिसका नाम है DHAP, DHAP। ठीक, और ये DHAP जो है ये चेंज होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट में, फॉस्फेट, ग्लिसरॉल फॉस्फेट में चेंज होता है। और जब ये चेंज हो रहा होता है उस समय ये NADH2 जो होते हैं उसके हाइड्रोजन को जो है यूटिलाइज करता है, इस NADH2 के हाइड्रोजन को जो है यूटिलाइज करके NAD+ बना देता है। ठीक है, तो जो ये NADH2 होता है ये अपने हाइड्रोजन जो है डायरेक्ट ETS में नहीं दे सकता है। ठीक, तो सबसे पहले ये अपने हाइड्रोजन देता है DHAP को, फिर वो कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल फॉस्फेट में, फिर ये जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट होता है ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वहां जाता है, वहां जाके फिर से जो है DHAP बना देता है, DHAP बना देता है। ठीक है, तो इनर मेम्ब्रेन पे जो हाइड्रोजन निकलेगा, इस मेम्ब्रेन पे जो है जो हाइड्रोजन निकलेगा उसको एक्सेप्ट कौन करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा FAD+, क्योंकि हमने पिछले उसमें बताया था कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर होते हैं वो FAD+, तो ये FAD+ इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और चेंज हो जाएगा FADH2 में। ठीक है, तो बाहर जो है यहाँ पे तो NADH2 है, जो हाइड्रोजन है वो NADH2 के फॉर्म में है, और अंदर जो है हाइड्रोजन FADH2 के फॉर्म में है। ठीक, बनने तो चाहिए थे 3 ATP, लेकिन अभी बन कितने रहे हैं, 2 ATP। तो 2 NADH2 से कितने बनेंगे, 2 NADH2 से कितने बनेंगे, 4 ATP। ये हो गया ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो शटल है उससे उससे जो है इसी तरीके से ATP बनते हैं। अब देखते हैं मैलेट एस्पार्टेट शटल के कि उसमें कैसे होता है। तो ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, और ये हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस चल रहा है, उस ग्लाइकोलिसिस में NADH2 बनता है। ठीक है, तो जो सेल है उस सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक कंपाउंड है OAA, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, और ये ऑक्जेलोएस्टिक एसिड जो है कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, और जब ये कन्वर्ट हो रहा होता है तो ये जो NADH2 है इसके हाइड्रोजन का यूज करता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन के NADH2 का यूज करके मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक, और ये मैलिक एसिड जो है ये फिर उसके बाद यहां से चला जाता है मैट्रिक्स में, ये मैलिक एसिड जाता है मैट्रिक्स में। ठीक, मैलिक एसिड में जाने के बाद फिर ये बदलता है एस्पार्टिक एसिड में,
एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड में जब बदलता है फिर, और ये एस्पार्टिक एसिड जो है फिर ये ट्रेवल करके आ जाता है साइटोप्लाज्म में, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। और ये फिर से चेंज हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, ठीक। जब मैलिक एसिड को हम बना रहे थे उस समय हमने हाइड्रोजन NaDH2 की यूज किए थे, ठीक है। और जब यहाँ पे हम मैलिक एसिड को तोड़ रहे हैं, ठीक, तो ये हाइड्रोजन जो हमने यहाँ पे यूज किए थे, ये हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा और इसको एक्सेप्ट करेगा NAD+, ठीक है। इस हाइड्रोजन को NAD+ लेके NaDH2 में चेंज होगा, और ये जो कन्वर्जन चल रहा है मैलिक एसिड से एस्पार्टिक एसिड, इसका जो हाइड्रोजन है वो NAD+ ले रहा है, उससे चेंज हो रहा है NADH2 में, ये सब जो प्रोसेस चल रही है ये चल रही है मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रही है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चल रही है, तो यही जो NADH2 है यही ETS में चले जाएंगे, ETS में यही NADH2 चले जाएंगे, ठीक। तो जो साइटोप्लाज्म में NADH2 है ये, और जो ETS में NADH2 है ये, यही ETS में NADH2 जाता है, यहाँ पर बाहर भी NADH2 है और साइटोप्लाज्म में NADH2 है, और ETS में भी यही NADH2 जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो NADH2 से 6 ATP बनते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे FADH2 वाला जैसे प्रोसेस था, अरे उस ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल वाला जो प्रोसेस था वो नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट था वो इनर मेम्ब्रेन पे चल रहा था, जहाँ ETS चलता है वहां पे ये होता है हाइड्रोजन एक्सेप्टर FAD+, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मैट्रिक्स में सारा प्रोसेस चल रहा है, ठीक। तो ये जो इतना भी हमने आपको बताया ये है रिस्पायरेटरी बैलेंस शीट, ठीक है, जो कि थ्योरेटिकली पॉसिबल है, सेल में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि लिविंग सिस्टम में काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। NCERT में आपकी यही चीजें लिखी हुई हैं, ये देखिए, दिस रियलिटी, बट इन रियलिटी दिस कैन ओनली ए थ्योरेटिकल एक्सरसाइज, ठीक है। ये जितने भी प्रोसेस होती है ये सब सीक्वेंस को जो है फॉलो करती है, ठीक है, सीक्वेंस को फॉलो करती है, सीक्वेंस को फॉलो करती है। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर ग्लाइकोलिसिस से लिंक रिएक्शन, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर जो है ETS, इसी सीक्वेंस को जो है फॉलो करेंगे, ठीक है। जो ग्लाइकोलिसिस होता है उसमें जो NADH2 बनता है वो NADH2 यूज होता है ETS में, ETS में जो इंटरमीडिएट जो है बनते हैं वो किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में, जो दूसरे मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसमें यूज नहीं होते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट और नॉट यूज इन अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। और NCERT में ये सब तो NCERT में देखिए लिखा हुआ है, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, सेकंड पॉइंट हमने बताया, ठीक है, थर्ड पॉइंट बताया, फोर्थ पॉइंट ये है कि जो ग्लूकोज होता है सिर्फ यही रिस्पायर्ड होता है, कोई अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट जो होते हैं किसी भी जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है उसमें इंटर नहीं करते हैं, ठीक है। यही फोर्थ पॉइंट जो है ये बता रहा है, ठीक है। तो आप NCERT पढ़ सकते हैं, लेकिन ये देखिए, बट दिस काइंड ऑफ एजम्पशंस आर नॉट रियली वैलिड इन लिविंग सिस्टम। हमने पहले भी आपको बताया था कि लिविंग सिस्टम में जो है काउंटिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये जो मैंने आपको आज बताया ये है रिस्पायरेटरी बैलेंस शीट। अब आप इसके पीछे जितने भी हैं, एक टॉपिक मैंने छोड़ा है फर्मेंटेशन, उसको छोड़ के आप पूरी NCERT जहाँ तक मैंने बता दिया यहाँ तक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है वो एनारोबिक रिस्पिरेशन हम पढ़ेंगे, और
हो सकता है उसी दिन जो है ये चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।